नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावरमैन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 30 मार्च और हमें 30 मार्च की करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की, रेलवे की, यूपीएससी की, बैंकिंग की या स्टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर इंपोर्टेंट सेक्शन है, आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 30 मार्च, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये मजाक वाली बात है लेकिन थोड़ी सी करनी तो पड़ेगी ही। भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक यूएसए की बराबरी कर लेगा? और मतलब हद हो गई भाई, भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक यूएसए की बराबरी कर लेगा? और आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसकी टाइम लिमिट रखी है कितनी? 2024। अगले साल हम बराबरी कर लेंगे। ठीक है, हमारे जो रोड मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कल कहा है कि भारत का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 2024 तक यूएसए के बराबर हो जाएगा। कहां से हो जाएगा यूएसए के बराबर? जरा सोच के तो बताना। अपनी हालत देखो और यूएसए की हालत देखो, कहां से कर लोगे तुम बराबरी? एक साल में हद होती है 25-30 साल। ठीक है, 25 या 30, 2025-30 रखते तब तो समझ में भी आता। 2024 अगले साल हम बराबरी कर लेंगे, ये मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कर लेंगे भाई। करंट अफेयर का तो क्वेश्चन है ही, इससे तो ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और कहा किसने है? ये हमारे परिवहन मंत्री ने, नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है भाई, हमारे परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी है हमारे रोड परिवहन एवं हाईवे मिनिस्टर। रोड परिवहन एवं हाईवे मिनिस्टर है ये, हाईवे मंत्री। रोड परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने ऐसा ऐलान किया है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी भारतमाला परियोजना है, आप सभी को पता है भारत में दो परियोजनाएं चलती है, एक भारतमाला, एक सागरमाला। भारतमाला परियोजना का संबंध है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड बनाना, हाईवे बनाना। और सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह या पोर्ट बनाने से। ठीक है, तो भारतमाला और सागरमाला दो योजनाएं चलती है भारत में, भारतमाला और सागरमाला, इसका भी जिक्र किया है। भारतमाला और सागरमाला। भारतमाला योजना कब आई है भाई? ये आई थी 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को ये योजना आई थी, और ये भी उसी दिन आई थी, 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को ये परियोजना आई थी। इस परियोजना का संबंध किससे है? सड़क से है या रोड से है? और इस परियोजना का संबंध किससे है? बंदरगाहों को डेवलप करने से। ठीक है, तो भारतमाला योजना का संबंध है सड़क को डेवलप करने से, रोड और हाईवे बनाने से। और सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह बनाने से। जो हमारे नितिन गडकरी है, उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतमाला का दूसरा एडिशन लाने वाला है, दूसरा संस्करण लाने वाला है। भारतमाला 2.0 जल्द ही हमारे सामने उपस्थित होगा। भारतमाला 2.0 जल्द ही हमारे सामने खड़ा होगा। ठीक है, और भारतमाला 1 में हमने क्या अचीव किया है? भारतमाला 1 में हमने अचीव किया है, ठीक है, 35,000 किलोमीटर का रोड बना दिया है। भारतमाला परियोजना में हमने 35,000 किलोमीटर का रोड बना दिया है। भारत के अंदर सारा का सारा रोड हमने बना दिया है 35,000 किलोमीटर का, 2015 से लेकर अब तक। और कितने जिलों को इसमें जोड़ा गया है? 580 जिलों को आपस में बिल्कुल जोड़ दिया गया है। 580 जिलों को आपस में जोड़ दिया गया है, यह भी सच्चाई है इस परियोजना की। 35,000 किलोमीटर का रोड बना दिया है, 580 जिलों को जोड़ दिया गया है। तो भारतमाला जो परियोजना है ये सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेसफुल परियोजना है। तो अब इसका दूसरा एडिशन लाया जाएगा, भारतमाला 2.0। भारतमाला 2.0 लाया जाएगा। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन नितिन गडकरी ने कल इसका जिक्र किया था कि भारतमाला 2.0 जल्दी शामिल होगी। और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? इसके अंदर हम 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर के रोड बनाएंगे। 5,000 किलोमीटर का रोड। और खर्चा कितना करेंगे? 3 ट्रिलियन का। इसमें खर्चा कितना करेगी गवर्नमेंट? 3 ट्रिलियन रुपीज का, 3 ट्रिलियन रुपीज का खर्चा करने वाली है। तो ऐसा कहा है कल नितिन गडकरी ने कि भारत के रोड, भारत की सड़क, भारत के एक्सप्रेसवेज 2024 तक यूएसए की बराबरी कर लेंगे। करंट अफेयर के लिहाज से इसको याद कर लेना, अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग।
बेंगलुरु में व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया है? देखो बेंगलुरु के अंदर नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है और इस मेट्रो लाइन का क्या नाम है भाई? व्हाइट फील्ड नाम है इसका। इस मेट्रो लाइन का नाम है व्हाइट फील्ड और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, आपको पता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज का उद्घाटन ना करे, ठीक है। तो ये रेलवे लाइन बेंगलोर में है और किस किस को जोड़ेगी? ये व्हाइट फील्ड को कृष्णा रागापुरम से जोड़ेगी। व्हाइट फील्ड, व्हाइट फील्ड का ओरिजिनल नाम क्या है? व्हाइट फील्ड का ओरिजिनल नाम है काडुगोडी। व्हाइट फील्ड का ओरिजिनल नाम है काडुगोडी और काडुगोडी को एक किससे जोड़ेगी? ये काडुगोडी को जोड़ेगी कृष्णा रागापुरा से। कृष्णा राजापुरा, कृष्णा राजापुरा से जोड़ेगी ये जोड़ेगी कृष्णा राजापुरा से, ठीक है। तो इसको ये इससे जोड़ेगी और इस लाइन का नाम है व्हाइट फील्ड। काडुगोडी से लेकर कहां तक जाएगी? कृष्णा राजापुरा तक। और बेंगलुरु के अंदर है ये दोनों की दोनों जगह है, ठीक है। ये दोनों की दोनों जगह कहां है? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इस बात का ध्यान रखना। ये इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह क्या है? हमारे गृह मंत्री है भाई। अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। नितिन गडकरी क्या है? रोड, परिवहन एवं रोड परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है। हाईवे मिनिस्टर, रोड परिवहन एवं राजमार्ग या हाईवे मंत्री। और निर्मला सीतारमन क्या है? हमारी वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग। हाँ भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट करो भाई, मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी से सभी लोग लिखो भाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री है कौन भाई? बसवराज बोमई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत है, ठीक है। रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? हाँ भाई रूस आ गया है और रूस ने कहा कि या तो तुम सुधर जाओ यूरोप वालों, वरना मैं परमाणु हथियार डिप्लॉय करने वाला हूं। किस देश में? देखो यहां पर ऑप्शन देखो जरा। यूक्रेन में तो लड़ाई चल रही है, वहां तो कर नहीं सकता। बेलारस, जापान तो बहुत दूर है, अपने आप में क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। और अफगानिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, तो बेलारस है वो देश। बेलारस वो देश है। बेलारस यूरोप का एक देश है। इसके अंदर रूस क्या करेगा? परमाणु हथियार लगाएगा ताकि यूरोप वालों को उड़ाया जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रूस ने कहा है कि मैं बेलारस देश में, जस्ट बगल में पड़ता है, बिल्कुल रशिया का बॉर्डर स्टेट है बेलारस, और बेलारस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अच्छा बताओ भाई यूक्रेन की राजधानी क्या है? अब देखो इनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए और मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए। राजधानी और मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और मुद्रा क्या है? हर्बनिया। हर्बनिया मुद्रा है, हर्बनिया। बेलारस की राजधानी क्या है भाई? बेलारस की राजधानी है मिनिस्क। मिनिस्क है बेलारस की राजधानी, मिनिस्क। और बेलारस की मुद्रा क्या है? रूबल है। बेलारस की मुद्रा क्या है? रूबल। वही है जो रशिया की है। रशिया की मुद्रा भी तो रूबल ही है, तो बेलारस की मुद्रा भी क्या है? रूबल। जापान की राजधानी क्या है भाई? टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा है येन। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है भाई। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। अफगानी, ठीक है। और रूस की अगर आप बात करोगे तो रूस की जो राजधानी वो क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है भाई? रूबल। रशियन रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। तो रूस ने ऐलान किया है कि वो बेलारस के अंदर क्या करेगा? डिप्लॉय करेगा। क्या? परमाणु हथियार डिप्लॉय करेगा ताकि यूरोप वालों को रोका जा सके भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग, देखो वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार हुई है, पहला संस्करण हुआ है। आईपीएल तो 2008 से चल रहा है। आईपीएल का 16वां संस्करण होने वाला है, ठीक है, मार्च के महीने में, अप्रैल में। तो वुमेन प्रीमियर लीग हुई है। आईपीएल की तर्ज पर ही हमने महिलाओं के लिए एक T20 लीग बनाई है जिसका नाम है वुमेन प्रीमियर लीग।
और वुमेन प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण था, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस जीता है। और हराया किसको है मुंबई इंडियंस ने? इसको हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस ने फाइनल के अंदर किसको हरा दिया है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। तो विजेता कौन है? वुमेन प्रीमियर लीग का पहले संस्करण का विजेता है मुंबई इंडियंस। और हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। अच्छा, एक बात और, आपसे इनके कैप्टन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। 5 टीम थी टोटल, ठीक है। इनके कैप्टन के नाम से भी आप पूछे जा सकते हैं। तो एक और टीम थी भाई जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब देखो मैं यहां इनके कैप्टन के नाम लिख देता हूं भाई, कप्तान कौन है इन टीमों के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर थी ये। मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन कौन थी भाई? ये थी मैग लेनिन। मैग लेनिन थी, मैग लेनिंग। मैग लेनिंग क्या थी? दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी। उसके बाद है स्नेह राणा, गुजरात टाइटल्स की है स्नेह राणा। स्नेह राणा ये किसकी कप्तान है? गुजरात जायंट्स की। और एलिशा हेले ये यूपीआर वॉरियर्स की है। एलिशा हेले, एलिशा हेले ये किसकी कैप्टन है भाई? ये कैप्टन है यूपी वॉरियर्स की, एलिशा हेले। और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कैप्टन है स्मृति मंधाना। तो ये बात तो आपको याद रखना ही है कि वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण है। महिलाओं का T20 ये हमने सीरीज चलाई है और 5 टीम इसमें भाग ली है इस बार। और इन 5 टीमों के कैप्टन आपके सामने हैं। मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर है, दिल्ली कैपिटल्स की मैग लेनिंग है, गुजरात जायंट्स की स्नेह राणा है, यूपी वॉरियर की एलिसा हेले है और आरसीबी की स्मृति मंधाना है भाई, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे अपना सीएफओ बनाया है? ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। तो रिलायंस इंडस्ट्री जानी मानी इंडस्ट्री हमारे देश की, मुकेश अंबानी चेयरमैन है। इसने अपना सीएफओ किसे नियुक्त किया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये किया है भाई श्रीकांत वेंकटाचारी को। श्रीकांत वेंकटाचारी को रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है, सीएफओ नियुक्त किया गया है इसके द्वारा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहां भाई? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? यह है मुकेश अंबानी, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को शॉर्ट में बोलते हैं सीएमडी। सीएमडी है मुकेश अंबानी। इसके सीएमडी कौन है भाई? मुकेश अंबानी है इसके सीएमडी। सभी बच्चे कमेंट में लिख डालो भाई, ठीक है। मुकेश अंबानी सीएमडी है। अच्छा, यहां पर कुछ नाम है ऑप्शन में। ललित कुमार गुप्ता, मैंने आपको बताया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी बने हैं। ये क्या बने हैं? सीएमडी किसके? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको 6-7 दिन पहले बताया है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? ललित कुमार गुप्ता। उसके बाद बीपीसीएल के चेयरमैन कौन बने थे? सीएमडी। बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जी कृष्ण कुमार, ठीक है, बीपीसीएल के। तो बीपीसीएल के चेयरमैन और एमडी बने हैं जी कृष्ण कुमार। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, टीसीएस के सीईओ कौन बने हैं? सीईओ,
सीईओ, चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन बने हैं भाई? ये टीसीएस के बने हैं। और बने कौन है? के कृतिवासन। तो पुराने वाले भी याद दिला दे रहा हूं भाई। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी बने थे ललित कुमार गुप्ता। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे जी कृष्ण कुमार। और के कृतिवासन टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ बने थे के कृतिवासन, ये भी याद रखना। और अभी अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है। किसको भाई? श्रीकांत वेंकटाचारी को किया है, श्रीकांत वेंकटाचारी को। अगला क्वेश्चन देखो, इसरो ने कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? इसरो ने कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? देखो, हाल ही में इसरो ने अपना सबसे भारी उपग्रह भी छोड़ा है, जिसका नाम है LMV Mark 3। ठीक है, सबसे भारी उपग्रह है इसरो का LMV Mark 3 सैटेलाइट है। तो अभी इसरो ने उसके माध्यम से 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। देखो भाई, पहले इसका नाम कुछ और था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले GSLV इसका नाम था, GSLV Mark 3। और इसका मतलब क्या होता था? GSLV का मतलब होता था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम था, लेकिन इसका नाम अब पलट दिया गया है और अब इसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नाम बदला है भाई, इसका है वही, नाम बदला है। ठीक है, GSLV का लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 MVM3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये इस वक्त भारत का सबसे भारी उपग्रह है, भारत का या इसरो का सबसे भारी उपग्रह है ये, इसरो का सबसे भारी उपग्रह है ये। ये इसरो का सबसे भारी उपग्रह है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इसको बाहुबली भी कहा जाता है, आपको पता है, इसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसको कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये इसरो का सबसे भारी उपग्रह है, इसी ने इन 36 को छोड़ा है, इसी ने इन 36 सैटेलाइट को छोड़ा है। और ये 36 सैटेलाइट थे किस कंपनी के? अरे 36 सैटेलाइट वन वेब के थे। ठीक है, वन वेब नाम की कंपनी है। ये 36 सैटेलाइट जिस कंपनी के थे, उस कंपनी का नाम क्या है भाई? वन वेब, वन वेब सैटेलाइट। ठीक है, वन वेब के सैटेलाइट छोड़े इसने, वन वेब सैटेलाइट इस कंपनी के 36 उपग्रहों को इसने छोड़ा है। अब जल्दी से बताओ भाई कि इसरो की स्थापना कब हुई है? अरे जल्दी से बताओ भाई, इसरो की स्थापना कब हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेयरमैन कौन है? इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की अगर आप बात करोगे तो इसरो की स्थापना आपको पता है 1969 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन आप सभी को पता है एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और चेयरमैन है एस सोमनाथ। तो इसरो ने 36 उपग्रहों को छोड़ा है और ये 36 उपग्रह थे वन वेब सैटेलाइट कंपनी के, और इसको छोड़ा है LVM मार्क 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये इसरो का इस वक्त सबसे भारी सैटेलाइट मशीन है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका नाम बाहुबली भी है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में IISF वर्ल्ड कप 2023 में आपको पता है कि IISF वर्ल्ड कप चल रहा है। 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने, मनु भाकर ने जीता है ये।
अच्छा, आईआईएसएफ के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका नाम है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शूटिंग के वर्ल्ड कप सॉरी शूटिंग की प्रतियोगिता कराती है। तो इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड कप करा रही है। और चल कहाँ रहा है ये इस वक्त, ठीक है। तो ये देखो इस वक्त भोपाल में चल रहा है। ये दुनिया के 11 शहरों में होने वाला है। 2-3 शहरों में, कायरो में हो चुका है, ठीक है, और 1-2 शहर में और भी हो चुका है। और अब ये कहां पर हो रहा है, ये भोपाल में हो रहा है, ठीक है। तो आईआईएसएफ की स्थापना कब हुई है भाई? इसकी स्थापना हुई है 1907 में। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत लंबा चलने वाला है। आईआईएसएफ की स्थापना, आईआईएसएफ की स्थापना 1907 में। मुख्यालय कहां है आईआईएसएफ का? इसका मुख्यालय है मुनिच, जर्मनी में। मुनिच जर्मनी के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय है भाई। मुनिच जर्मनी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? लूसियानो, लूसियानो रोसी। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में भाई? इसके अध्यक्ष है लूसियानो, लूसियानो रोसी। लूसियानो रोसी क्या है? इसके अध्यक्ष है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो पूरी दुनिया में शूटिंग के प्रोग्राम करवाती है। तो इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 11 शहरों में ये वर्ल्ड कप होगा। 11 शहरों में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। 11 शहर, विश्व भर के 11 शहर इसको होस्ट करने वाले हैं। उसमें से हमारा भोपाल भी एक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी एक है। और ये कहां तक चलने वाला है? 11 जनवरी से 19 सितंबर तक। 11 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था और 19 सितंबर तक ये चलेगा। 11 जनवरी से 19 सितंबर तक ये चलने वाला है। और इस वक्त ये चल कहां रहा है? प्रेजेंट की अगर हम बात करें, इस वक्त ये भोपाल में चल रहा है। और भोपाल में खत्म होने के बाद किसी नए शहर में होगा। इस वक्त ये भोपाल में चल रहा है। और भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो देखो बच्चों, आईआईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है और ये 11 शहरों में होने वाला है। 2-3 शहरों में हो चुका है। और ये 11 जनवरी से 19 सितंबर तक बहुत लंबा चलने वाला है। 11 शहरों में चलने वाला है। इस वक्त जब हम पढ़ रहे हैं उस वक्त ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा है। भारत का भी एक शहर का नाम है इसको मेजबानी करने के लिए, और वो मेजबानी कर रहा है। और इसी के अंदर 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में, 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता है कि आने वाली जनरेशन में ये बहुत बड़ा उद्योगपति बनेगा, ठीक है। तो फोर्ब्स की जो इंडियन लीडरशिप पुरस्कार दिया गया है उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे मिला है? नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार मतलब आने वाली जनरेशन में कौन नया उद्योगपति उभर कर आएगा, तो ये दिया गया है ईशा अंबानी को। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर की आने वाली जो पीढ़ी है उसमें कौन नया उद्योगपति उभर कर आएगा, तो वो मिला है ईशा अंबानी को, ठीक है। अच्छा, ईशा अंबानी है क्या? ये रिलायंस जियो इन्फोटेक की डायरेक्टर है। ये क्या है? डायरेक्टर है रिलायंस जियो इन्फोटेक की। रिलायंस जियो इन्फोटेक, रिलायंस जियो इन्फोटेक की डायरेक्टर है। अच्छा, यहां पर दो नाम और है, फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर, ठीक है। फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर, यहां पर दो नाम और है भाई आपके सामने, रोशनी नादर, फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर। अच्छा, ये कौन लोग है भाई?
आप फाल्गुनी नायर को जानते हैं, ये सीईओ है नायका की। नायका कंपनी का नाम सुना आपने? नायका, नायका कंपनी, अरे कॉस्मेटिक की कंपनी है, इसकी फाउंडर और सीईओ है, ठीक है, इसकी संस्थापक है और सीईओ है। इसी ने इसको बनाया है, फाल्गुनी नायर ने। तो फाल्गुनी नायर भारत का जाना माना चेहरा है, जानी मानी उद्योगपति हैं। ये नायका, ये कॉस्मेटिक की एक कंपनी है, ठीक है, लड़कियों के सामान बनाती है, ये क्रीम वगैरह, बाल फेस वगैरह, हेयर वगैरह, ठीक है, और संस्थापक और सीईओ है। ईसा अंबानी डायरेक्टर है लियांस जियो इन्फोटेक की। और रोशनी नादर को जानती है आप, HCL की चेयरमैन है ये, HCL की चेयरमैन है ये, HCL की क्या है? चेयरमैन है। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है ये, ठीक है। शिव नादर की बेटी है ये, रोशनी नादर। शिव नादर ने बनाई थी ये कंपनी और इसकी बेटी है रोशनी नादर, ठीक है। तो फाल्गुनी नायर, ईसा अंबानी, रोशनी नादर, इन तीनों में से जो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है आने वाली जनरेशन में जो नया उद्योगपति उभर कर आएगा, वो अवार्ड जीता है ईशा अंबानी ने, मुकेश अंबानी की बेटी ने। अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक महिला है जिसका नाम है आलिया मीर। आलिया मीर है, एक महिला है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की इस महिला को अवार्ड मिला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। अब देखो यहां पर एक ऑप्शन है MT वासुदेवन नायर, और MT वासुदेवन नायर के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने केरला का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है, केरला का हाईएस्ट पुरस्कार केरल ज्योति जीता है ये, केरला का हाईएस्ट पुरस्कार केरल ज्योति को जीता है इसने, ठीक है। और मैमुथी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैमुथी ने केरला का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार केरल प्रभा जीता है। मैमुथी ने दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है केरला का केरल प्रभा, केरल प्रभा को जीता है, ठीक है, केरल प्रभा को जीता है इसने। तो मैं कल वाली बात पे रिपीट कर देता हूं कि भाई कि केरल ज्योति क्या है। मैंने कल बताया था कि केरल का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और केरल ज्योति जीता है MT वासुदेवन नायर ने, लेखक है। और दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है केरला का, वो जीता था मैमुथी ने। मैमुथी के साथ साथ दो लोग और भी थे भाई, ठीक है। दो लोग कौन कौन थे? और टी माधव मेनन, ठीक है। तो केरल प्रभा किस किसने जीता है? एक तो मैमुथी, ठीक, एक तो मैमुथी ने जीता है, इसके अलावा टी माधव मेनन ने जीता है, टी माधव मेनन, टी माधव मेनन ने जीता है। और एक और आदमी है जिसका नाम क्या है भाई? ओमचेरी NN पिल्लई, ओमचेरी NN पिल्लई, ओमचेरी NN पिल्लई। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से मिला है क्या? केरल प्रभा, कल ही बताया मैंने आपको। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? आलिया मीर को, जम्मू कश्मीर की एक महिला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस, मतलब ये अमेरिका भी अमेरिका ही है भाई, मतलब अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस। अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया के देशों की अंदर जो मानवाधिकार है उनके क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है लोगों को, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोलेगा ये। अमेरिका को छोड़कर, पढ़ लेना भले गूगल पे, साफ साफ लिख रखा है अमेरिका के अलावा दुनिया भर की जितने भी देश हैं उनके लिए ये क्या ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस, वहां पर मानव अधिकारों का कितना ध्यान रखा जाता है, उनके ऊपर शोषण होता है या नहीं, खुद का आता पता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर तो जो ब्लैक लोग होते हैं उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है, फिर भी लेकिन साफ साफ लिख रखा है इसने कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या प्रैक्टिस चलती है, कैसे कैसे मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, उस पर रिपोर्ट जारी करता है। भाई साहब हद हो गई भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा है भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायलॉग याद आ गया मुझे, हिपोक्रेसी की भी सीमा है। और इसकी हिपोक्रेसी का जवाब भी दिया है चाइना ने। चाइना ने कहा कि तू दुनिया भर को ज्ञान बांटता, खुद के बारे में नहीं बताता पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है,
तो चाइना ने भी एक काउंटर रिपोर्ट तैयार की है और चाइना ने कहा है ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन द यूएसए। चीन ने भी एक रिपोर्ट जारी कर रखी है ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन यूएसए। यूएसए के अंदर ह्यूमन राइट्स के, मानवों के अधिकारों के, जो ह्यूमन होते हैं उनके राइट्स के क्या क्या अधिकार है, कितना अत्याचार होता है, उसके ऊपर इसने रिपोर्ट जारी की है। तो पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया था इसको, अब चीन भी हर साल जारी करता है। तो ये तो हिपोक्रेसी है भाई। अच्छा आप बताओ भाई, हम यहां पे लिख लेते हैं राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति भी लिख लेते हैं भाई। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है, अच्छा सबके राष्ट्रपति है भाई इनके, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनी भी है भाई, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बन चुके हैं, मैंने पढ़ाया भी है। शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बन चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो। और फ्रांस के राष्ट्रपति क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। यूएसए, और यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। और यूएसए की अगर बात करें राष्ट्रपति की तो जो बाइडेन है भाई, जो बाइडेन है राष्ट्रपति, जो बाइडेन, ठीक है। तो चारों के चारों बड़ी फेमस देश है और इनके राष्ट्रपति के नाम आपके सामने हैं। इसके अलावा इसने रिपोर्ट जारी की है, मतलब जारी क्या किया, हर साल जारी करता है ये कि यूएसए को छोड़कर पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के क्या हालात है, मानव के अधिकारों को क्या हालात है। अरे बहुत बढ़िया हालात है, अपनी रिपोर्ट तो जारी करो, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन यूएसए चाइना भी निकालता है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय इसी वक्त, तब तक सभी को धन्यवाद।